प्रिया, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम कहाँ लिख सकते हैं? हमने जिक्र किया था ना, वेयर वी कैन राइट अ सी प्रोग्राम। एक बेसिक क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है खुद से कि हम लोग सी का प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हैं? तो इसका जवाब क्या था? या तो हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किसी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। और टेक्स्ट एडिटर के तौर पे सबसे बढ़िया क्या है और सबसे बेसिक क्या है? नोटपैड। अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट एडिटर मिलता है जिसका नाम है नोटपैड। और अगर हम लाइनेक्स पढ़ रहे होते तो लाइनेक्स में जो टेक्स्ट एडिटर मिलता है उसको बोलते हैं VI एडिटर। तो अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विंडोज़ पढ़ रहे हैं तो विंडोज़ में क्या है? नोटपैड। और अगर हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइनेक्स पढ़ रहे हैं तो लाइनेक्स में इसके जगह पे क्या है? VI या VIM एडिटर का यूज़ कर लेंगे। ये पहला चॉइस हो गया। दूसरा चॉइस, लेकिन एक बात कि अगर हम टेक्स्ट एडिटर में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी तो हमें चाहिए। TDM GCC हमें अलग से क्या करना होगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। बिना TDM GCC का तो हम नोटपैड में सिर्फ प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको कंपाइल और रन तो नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख भी सके, उसे कंपाइल और रन भी करवा सके, डिबग भी करवा सके, तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? IDE। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और IDE में कुछ IDE ऐसे होते हैं जो किसी खास लैंग्वेज के लिए बनाया गया है। अब जैसे कि टर्बो C++ यूज़ करेंगे, अब उसमें हम लोग C या C++ का कोड लिख सकते हैं। लेकिन कुछ IDE ऐसा बनाया गया है कि उसमें हर लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हो, जैसे कि VS कोड। VS कोड में आप अलग अलग लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें C और C++ का ही आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो कम से कम जब हम लोग C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उस समय तक हमें 2 IDE पे काम करना बेसिकली हम लोग को कम से कम आना चाहिए। एक टर्बो C पे, टर्बो C++ पे, और दूसरा हमें काम करना आना चाहिए VS कोड पे। इन 2 IDE का इस्तेमाल करके हमें C का प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना और रन करना कम से कम आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। तो अब हम लोग उसके बाद जब बात आती है कि ठीक है हम कोई भी IDE का यूज़ करें या टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करें, हम प्रोग्राम लिखते क्यों हैं? तो हम प्रोग्राम इसलिए लिखते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में कुछ कंपोनेंट, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक प्रोग्राम में क्या एलिमेंट यूज़ होता है तो ऑलरेडी पता है ना हम लोगों को, प्री प्रोसेसर यूज़ होता है ना। अच्छा, प्री प्रोसेसर के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हेडर फाइल को यूज़ करते हैं, राइट। हेडर फाइल के अलावा हम लोग और क्या यूज़ करते हैं? फंक्शन को यूज़ करते हैं। फंक्शन के अलावा और क्या यूज़ करते हैं हम लोग? डेटा टाइप। बिल्कुल सही बोल रही है, डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। और यूज़ क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं हम लोग? हाँ, बहुत अच्छे, ऑपरेटर्स को भी लिख लेते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड देन कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हाँ, देखो मेन भी एक फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर ही आ जाएगा। फंक्शन समझ लो कि 2 तरह का है। एक फंक्शन जो पहले से लैंग्वेज की लाइब्रेरी में बनी हुई है जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन, और एक जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो 2 तरह का फंक्शन हुआ, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो मेन जो फंक्शन है वो आ जाएगा लाइब्रेरी या प्री डिफाइंड फंक्शन। किसमें? लाइब्रेरी या प्री डिफाइंड फंक्शन के लिस्ट में वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने अब इसके अलावा कुछ चीज़ों को और हमें सीखना है। जैसे हम लोग को मैक्रो सीखना है, कैसे हम लोग मैक्रो का यूज़ करेंगे, कैसे मैक्रो डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं एंड ऑल ये सब।
तो चलो बेसिक्स कम से कम इतना अभी हम लोग कवर करते हैं। तो आज हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, टर्बो सी में काम करें कि टेक्स्ट एडिटर में करें। टर्बो सी में पहले काम करते हैं, कल का हमारा एजेंडा का पार्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्विच करने से अच्छा है कि आज एक चीज़ को पूरा सीखते हैं, कल दूसरे एप्लीकेशन में उसी काम को करेंगे, परसों तीसरे एप्लीकेशन में करेंगे। तो आज हम लोग टर्बो सी में इन्हीं काम को करना चाहते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग टर्बो सी को स्टार्ट करते हैं। सबके सिस्टम पे टर्बो इंस्टॉल होगा ही, हमने यहाँ से टर्बो सी को स्टार्ट कर लिया। चलिए सही है। अब ये पहले से कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ होगा मेरा, वो यहाँ पे दिख रहा है नहीं? हाँ, देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना है। चलो इसी को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। आप लोग ऐसा ही ओपन हुआ है? अगर ऐसा ओपन नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जा कर के क्लोज ऑल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्लोज ऑल कर लीजिए। कर सकते हैं? चलिए ठीक है, क्लोज ऑल कर लिए होंगे। अब ऐसा कुछ आ रहा होगा सेव फाइल है तो उसको तो नया पेज भी ले सकते हैं। हाँ, एक नया पेज भी ले सकते हैं हम लोग। ऑल्ट W, ऑल्ट के साथ W प्रेस करो और उसके बाद ई और होता है क्लोज ऑल। तो ई बटन से प्रेस भी कर दूंगी तो हो जाएगा बस। अब एक नया फाइल हमें बनाना है, राइट? तो ऑल्ट के साथ F क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ F, उसके बाद न्यू पे है ही, बस एंटर कर देंगे। अब देखो सी लैंग्वेज का जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो चलो इस बार हम प्रोग्राम एक ऐसा लिख रहे हैं जिसमें कि हम मेन को तो नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिखेंगे। सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि हमने पढ़ा था कि मेन फंक्शन ही बाकी दूसरे फंक्शंस को कॉल करता है। तो एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसमें सब कुछ तो रहेगा लेकिन उसमें मेन फंक्शन नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लिखते हैं हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h, सब कुछ लिखेंगे सिर्फ मेन को छोड़कर। हैश इंक्लूड डबल इन्वर्टेड कॉमा stdio.h, dio.h, एंटर। हैश इंक्लूड conio.h, include conio.h, हैश इंक्लूड हो गया। अब हम लोग मेन को नहीं लिखते बल्कि हम सिर्फ यहाँ कर्ली ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, ब्लॉक इवेंट बना देते हैं। ब्लॉक बना दिए। अब आते हैं इसके बीच में, मान लो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, याद करो तो जरा, प्रिंट। इसके लिए कौन सा प्रीडिफाइंड फंक्शन है? प्रिंट। तो हमने लिखा प्रिंटफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे this is for testing purpose, this is for testing purpose। अब हाँ, अब एक गलती कर रही हो, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, ये तो एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को हमेशा किस में रखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाहर जाके वहाँ गलत पोजीशन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। और अब नीचे आते हैं, इवन हम लिखते हैं, हाँ ऊपर यहाँ आ गई, इंड बटन है, कहीं देखो तो इंड दिख रहा होगा, यहाँ आखिरी में आ गया, एंटर कर लेंगे तो बीच में गैप बन गया। यहाँ लिखते हैं गेट सी, पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, सेमीकोलन। अब हमें ऊपर यहाँ पे लिखना है, प्रिंटफ के पहले स्क्रीन को क्लियर करना है। तो आप एरो की से चलोगे यहाँ तक, एंटर कर लोगे आकर के ऊपर, समझ रही हो कि नहीं? एंटर कर दिए। अब यहाँ स्पेस दे करके लिख देंगे CLR पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब देखो
हर लाइन का मतलब हमें समझ में आ रहा है। हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट h को क्यों लिखा, ताकि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता था ऊपर। फिर यहाँ पे इंटर करना होगा। हाँ। अब ये लोग थोड़ा पीछे है, तब तक मतलब लिख लेते हैं हम लोग कि किस लाइन का क्या मीनिंग है। ये वाली लाइन हमने क्यों लिखा है, एज अ कमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो क्या पर्पस है इसको लिखने का, तो लिखेंगे include stdio.h header file so that, हाँ वो तुम लोग के लिए लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि ये क्यों लिखा गया है। वो चीज हम लिख दे रहे हैं बिकॉज रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ मेंशन हो रहा है, ताकि बाद में देखोगी तो ये कंफ्यूजन ही हुआ कि ये लाइन क्यों लिखा गया, इसका क्या मीनिंग। include stdio.h header file so that, ये वाला शो नहीं, so that, ताकि function that has been defined in stdio.h can be used in this program. अब यहाँ हम लोग चल आगे लिखते लिखते तो होम बटन दबाएंगे, पहुंच जाएंगे शुरू में। ये हुई बात नहीं, अब ऐसे स्क्रॉल करके आते तो बहुत टाइम लगता। तो पहली वाली लाइन का मतलब है कि हम लोग stdio.h हेडर फाइल को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं ताकि इस हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे गए हैं उन फंक्शंस को हम क्या कर सकें, अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। जैसे printf फंक्शन किसके अंदर लिखा गया है, stdio.h के अंदर। अब जैसे getch किस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया, conio.h के अंदर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, conio.h को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा बिफोर यूजिंग getch फंक्शन इन दिस प्रोग्राम। तो चाहो तो लिख सकती हो, अगर ये लोग अभी भी पीछे है तो लिखो इंक्लूड conio.h हेडर फाइल so that function of conio.h header file can be used, बस होम बटन दबा देंगे। होम उतना क्यों जाता, अच्छा कुछ सुधारना है। चलो हो गया। अब रही बात, ये वाली लाइन किस लिए लिखी गई है, ये लाइन लिखा गया किस पर्पस से। आपने क्या किया है, क्लियर स्क्रीन वाले फंक्शन को कॉल किया ताकि स्क्रीन को साफ कर दे। तो लिख देते हैं इसमें कमेंट, हाँ कॉल CLR function to clear the screen। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस फंक्शन को बुलाया गया है, कॉल किया गया है स्क्रीन। और ये वाला लाइन जो printf वाली लिखी गई है क्यों लिखा गया है, तो printf भी एक फंक्शन है, printf भी क्या है, फंक्शन है। और इसको आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटपुट फंक्शन। मतलब ये मैसेज को, डेटा को स्क्रीन पे क्या करता है, प्रिंट करता है, छापता है, इसलिए इसको आउटपुट फंक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे कॉल printf फंक्शन to print message on the screen, होम बटन दबाएंगे। और ये getch क्यों है, ये भी तो एक फंक्शन है। इसका पर्पस क्या है,
तो इसका पर्पस है टू कॉल गेट सी एच फंक्शन टू टेक अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट. देखो, टू कॉल गेट सी एच फंक्शन टू गेट a single character input, to get a single character input. That's it. और ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, इसका क्या मतलब है समझती हो आप लोग? बोलो. ये जो कर्ली ब्रैकेट ऊपर शुरू की है प्रिया और आखिरी में जो बंद की है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ब्लॉक बनाना. क्या है? ब्लॉक बनाना. मतलब मल्टीपल लाइंस आप लिख रहे हो और आप चाह रहे हो कि उन सारे लाइंस, उन सारे स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं? ग्रुप कर रहे हैं. तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? हाँ, कर्ली ब्रैकेट. तो कर्ली ब्रैकेट ऊपर शुरू हुआ है और यहाँ नीचे बंद हुआ है. इसका मतलब ये सारे के सारे लाइंस इस एक ब्लॉक का पार्ट, एक सिंगल ब्लॉक का पार्ट. क्लियर? अब रन करके देखो तो. हाँ, वही तो सिखाना है. विंडो पहले ऑल्ट आर और उसके बाद एंटर. अब देखो कुछ एरर आया. हाँ ना, ये सब एंटर करो. अरे खुद बोलेगा, पढ़ो. डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली. अलाउ हुआ नहीं. एंटर करो. बस कुछ नहीं. कमी ये है इसमें कि ये जो सारे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को कॉल कौन करेगा? मेन. और आपने मेन को कॉल ही नहीं किया है, तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ इसमें एक चेंजेस करना होगा. ये समझाने के लिए था कि हमने पढ़ा था थ्योरी में कि सारे फंक्शंस को इंटरनली कॉल कौन करेगा? मेन. हमने मेन ही को कॉल नहीं किया, तो पहले हम किसे कॉल करेंगे? मेन को. तो लिखते हैं वॉइड मेन. हाँ, तो वॉइड मेन. देखो यहाँ पे आ गई ना, यहाँ बैक स्पेस दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा. तो बस. और अब फिर यहाँ आ जाना है, आखिरी में जाना है तो एंड बटन दबाएंगे. आखिरी में आ गए. अब यहाँ आगे जगह बनाना है तो एंटर बटन दबा देंगे. आ गए. रन करके देख ली. हाँ, बोलो. डॉट एच तो ठीक ही है. एच के डबल कोट्स तो नहीं, मेरा नहीं हुआ. अब एंटर करो. सर दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस. हो गया? नहीं हुआ. यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, वहाँ सेमीकोलन देना ही नहीं है. एंटर करो. बता रहे हैं यहाँ सेमीकोलन देने का मतलब है कि यहीं पे खत्म हो जा रहा है. यहाँ सेमीकोलन मेन के बाद नहीं देना. बिल्कुल नहीं. कहीं गलत नहीं. गलत यहाँ है. देखो, प्रिंट एफ होता है, प्रिंट नहीं होता है ना. क्या होता है? प्रिंट एफ. एफ दीजिए. हाँ, अब रन करो. चला. हाँ, तो समझना है, कुछ चीज़ों को याद रखना है. याद ये रखना है कि किस फंक्शन से क्या होता है और उसका क्या सिंटैक्स. ये याद रखने की चीज़ है. समझने की चीज़ ये है कि अगर किसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो वो फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है, पहले उस हेडर फाइल को हमें इंपोर्ट करना होगा, इंक्लूड करना होगा. ये समझने की चीज़. फिर ये याद रखने की चीज़ है कि किस हेडर फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन लिखा गया है. तो printf लिखा गया है stdio.h के अंदर. तो get ch और clr scr लिखा गया है conio.h के अंदर. अगर कोई मैथ का फंक्शन यूज करेंगे तो लिखा जाएगा math.h के अंदर. अगर मान लो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का कोई फंक्शन लिखे हैं तो वो लिखा होता है string.h के अंदर. तो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग हेडर फाइल्स के अंदर लिखे हुए हैं. अगर हमें ये भी नहीं याद कि कौन सा फंक्शन किस हेडर फाइल में लिखा गया है, तो इसका एक बहुत सिंपल उपाय है. यहाँ राइट क्लिक करो तो प्रिया गेट सी एच टूलो भी करके देखो. जैसे ही राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऐसे नहीं, बस ये बटन दबाओ. बस. क्या है आपके पास? कौन सा वाला? खुला कुछ है? कौन? हाँ, कौन? गेट सी एच पे क्लिक किया तो खुला. खुला तो राइट क्लिक करके राइट क्लिक.
खुला तो यही तो चाहिए था, ये बता रहा है कि किस हेडर फाइल के अंदर है। नहीं नहीं, मैंने ऐसे बोला। राइट क्लिक करो इसमें, वहाँ नहीं, गेट सी से राइट क्लिक, ये बटन है राइट क्लिक, खुला। क्या बोल रहा है, किसके अंदर है? कौन सा डॉट के अंदर है? तो अगर तो दिखाएगा कि वो stdio.h के अंदर है। देखो देखो देखो, यही तो सीखना है। ऐसे कैसे क्लोज करें? एस्केप बटन दबा देंगे, भाग जाएगा। ये किसी को भगाना हो ना तो 90% चांस में एस्केप कर देंगे तो भाग जाएगा। एस्केप मतलब ही होता है भाग जाएगा। इसमें तो दोनों दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों जगह पर डिफाइन है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ डिफाइन है? stdio.h। अब क्लियर को देख के बताओ तो, इतना तो सीख गई। क्लियर किसके अंदर डिफाइंड है? क्योंकि क्लियर भी एक फंक्शन है। किसके अंदर है? नहीं तो कितना बेहतर है। चाहो तो इसके बारे में हम हेल्प भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नीचे एग्जाम्पल भी करके बताया है। अगर हमें पढ़ना भी है डाउन एरो के से आएंगे, इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाया है ना, देख रही हो, तो बहुत बेहतर हो। मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, चाहे तो यहाँ से हम पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। एस्केप दो, बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अब फर्दर क्या करना है, तो हम लोग को अभी एक हेडर फाइल बनाना सीखते हैं। हम चाहते हैं कि हेडर फाइल इतने सारे हेडर फाइल्स को इंक्लूड ना करें। क्या हम लोग खुद का एक कस्टम हेडर फाइल बना सकते हैं? इस हेडर फाइल को हर प्रोजेक्ट में, हर प्रोग्राम में हम यूज करें। तो आप लोग को हेडर फाइल बनाना बताएं अभी? नहीं। तो आज हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, ये तो कम से कम तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जैसे stdio.h ये क्या है? हेडर फाइल है। conio.h क्या है? हेडर फाइल है। क्या ऐसा हेडर फाइल हम खुद का बना सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब क्या देंगे? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल ये दिमाग में आएगा कि हेडर फाइल हम लोग क्यों बनाएंगे? हेडर फाइल क्यों बनाएंगे? तो इसका क्या जवाब देंगे? हेडर फाइल हम लोग इसलिए बनाएंगे ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट में हमें मल्टीपल हेडर फाइल्स को कॉल करना ना पड़े। एक हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे और सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाएगा। ये फायदा होगा किसका? कस्टम हेडर फाइल बनाने का। दूसरा फायदा ये होगा कस्टम हेडर फाइल बनाने का, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हम लोग खुद के लिए बनाते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं अलग अलग पर्पज से। इसके अलावा कुछ हम लोग माइक्रोज बनाते हैं। तो अपने फंक्शंस को, अपने माइक्रोज को और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल्स हैं, इन सबको एक कस्टम हेडर फाइल में रख देंगे तो हमें एक ही हेडर फाइल को कॉल करना पड़ेगा ना सारे प्रोजेक्ट में। तो इससे हमारा टाइम बचेगा। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग खुद का एक हेडर फाइल बनाते हैं। बनाया जाए तो एक नया फाइल लो। अच्छा, अभी अगर हम ध्यान से समझना इस बात को, समझाने के लिए हम थोड़ा सा इन सबको क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ये जो दोनों हेडर फाइल हमने इंक्लूड करा है, इन दोनों को हटा लेता हूँ। तुम लोग भी चाहो तो हटा सकती हो। अब समझने के लिए हम जानबूझ करके यहाँ पे अभी ना तो stdio.h को इंक्लूड करने जा रहे हैं ना conio को, बल्कि हम खुद का एक हेडर फाइल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हम रखते हैं myheader.h। लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे? #include #include myheader.h। अब बताओ, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हमारी उम्मीद ये है कि बस ये कोड हमारा चल जाए। क्या चलेगा? अभी नहीं चलेगा, क्योंकि myheader.h नाम का कोई हेडर फाइल बना हुआ नहीं है। तो कोशिश करो रन करने का, एरर आएगा। अभी एरर आया क्या? एंटर करो। इनफैक्ट 4 एरर आया होगा। अनेबल टू ओपन इंक्लूड फलाना, फिर कह रहा है कि CLR क्या है मुझे नहीं पता, printf क्या है वो भी नहीं पता, getch क्या है वो भी नहीं पता। मतलब 4 एरर। 5 लाइन का कोड है जिसमें 4 एरर है। और क्या चाहिए? तो अब इसका सोल्यूशन देखना होगा।
तो इसका मतलब हेडर फाइल हमें बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कंपाइलर को। तो हेडर फाइल बनाना शुरू कर, ये समझ में आ रहा है सबको कि हम एक हेडर फाइल बनाना चाह रहे हैं कस्टम, कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वो पहले हम समझा दिए। चलो न्यू फाइल लो, न्यू फाइल लेंगे इसमें, न्यू, बहुत अच्छे, फिर से न्यू लेना पड़ेगा। सर आ गया पीछे ना ना है सर, देखिए पीछे जा रहा है वो पेज पर 1 3 सब पेज ही है। क्लिक करो, 1 पे क्लिक होगा तो आ जाएगा। करो Alt F(n) आ गया। चलो अभी सब सर कैसे और करते हैं Alt F और इसका दिन दबा दो बस, N फॉर न्यू, हो गया शॉर्टकट। Alt F से फाइल मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा, N से न्यू बटन एक्टिवेट हो जाता है। बस Alt F(n) अल्फा लगता है बना लिए। अब यहाँ बना ली ना, लिखो हैश। अब यहाँ हमें उन कॉमन हेडर फाइल्स को पहले इंपोर्ट कर लेना है, तो लिखेंगे हैश इंक्लूड, बता देते हैं कॉमन हेडर फाइल्स कितने हैं वो भी सीख लो। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ऐसे थोड़ी लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर ना, stdio.h। आगे आते हैं, लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। फिर आते हैं, लिखेंगे void main, अभी void main भी मत लिखो, वेट, तो और इंक्लूड अभी और कॉमन हेडर फाइल से उसको इंपोर्ट कर लिया गया, तो लिखते हैं हैश इंक्लूड math.h, math.h। फिर पीछे आते हैं, लिखेंगे हैश इंक्लूड string.h। सर इसे ऐसे करना होगा ना, इससे बड़ा कैसे है? और इसके साथ इंटर मेरा सारा चला गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर इसमें ये भी दिखा रहता है, सेव नहीं किया जाएगा ना तो तुरंत डेटा डिलीट भी होता है, जो दिखा रहता है। हैश इंक्लूड math.h, हैश इंक्लूड string.h। एक और हेडर फाइल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हैश इंक्लूड stdlib, stdlib.h, stdlib.h, stdlib.h। अब कुछ मैक्रोज भी डिफाइन करते हैं, कुछ क्या डिफाइन कर लेते हैं, मैक्रो डिफाइन कर लेते हैं। नीचे आते हैं, लिखेंगे हैश डिफाइन, डिफाइन है। हाँ हैश डिफाइन, मैक्रो बनाने के लिए डिफाइन लिखते हैं और इंपोर्ट करने के लिए इंक्लूड लिखते हैं। हैश डिफाइन, मान लो हम क्लियर स्क्रीन करना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ चाहते हैं कि CLS लिख दें तो क्लियर स्क्रीन हो जाए, तो लिखते हैं CLS स्पेस CLR SCR पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन, ये नम मत दो कोई दिक्कत। अभी हमने एक माइक्रो डिफाइन किया, क्लियर स्क्रीन बार बार उतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम क्या लिख देंगे, CLS लिख देंगे। उसी तरीके से नीचे लिखो हैश डिफाइन, और हम चाहते हैं कि सिर्फ लिख दें GC स्पेस गेट CH, हाँ गेट CH। तो ये दो माइक्रो बनाने का एग्जांपल सेट हो गया। एक लाइन प्रिंट करने के लिए माइक्रो बना ले क्या, लिखो नीचे हैश डिफाइन PN मतलब प्रिंट लाइन, हैश डिफाइन PN हाँ हो गया, स्पेस प्रिंट F
ये पीएम किसके बराबर काम करेगा? तो प्रिंटफ के बराबर काम करेगा। ब्रैकेट शुरू करेंगे, डबल कोट शुरू करेंगे, अंदर में आएंगे, डबल कोट शुरू होगा, स्लैश एन लिखेंगे पहले लाइन चेंज करने के लिए, नहीं ये वाला नहीं, स्लैश एन। अब माइनस वाला सिंबल दे देते हैं 20-25 बार दे दो। बस, और थोड़ा सा, बस। अब स्लैश एन लगा दो लाइन चेंज के लिए, फिर डबल कोट्स बंद कर दो। अब ये हमने मैक्रो भी बना लिया 2-3। कितना मैक्रो बनाया है? 3 मैक्रो। सब ओपन है, सब लिखा है। क्या कर रही थी? CLS सब लिखा है। हो गया। नीचे का क्या थे? तो ये तो मैक्रो डिफाइन किए। ऊपर का जो 5 लाइन है, सबसे पहले वो क्या किया हमने? हेडर फाइल को इंपोर्ट किया है। और लाइन तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार और बैक स्पेस दबा देते हैं। यहाँ तक आ गया, बात खत्म। अब तो रुको, यहाँ पे रखते हैं, राइट एरो से एक बार आगे बढ़ जाओ थोड़ा। यहाँ पे थे ना, राइट एरो को प्रेस कर दो। लिख लियो इतना। लाइट की वजह से तो कहाँ से दिखता है कंफर्टेबली? बोलो, वहीं बैठ जाओ। यहाँ से दिखेगा? यहाँ से दिख रहा है तो वहीं बैठ जाओ, हम बता देंगे आकर के। चलो, मैं तो लाइट ऑफ कर दें तो दिखेगा। फिर हम लोग नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पता चल जाएगा। यहाँ तक हो गया सबका। अब सेव करो इस फाइल को। सेव करने के लिए Alt F और उसका रेस बटन दबाना है। ऐसे नहीं, Alt F एक साथ, उसके बाद S दबाना है। S नहीं, अब बाकी सब छोड़ दो। हाँ तो ठीक तो है। हाँ अभी सही आया है। अब देखो, हमको सिर्फ मिटाना कहाँ तक है? मेरे को मिटाना है यहाँ तक, स्लैश के बाद जो फाइल का नाम है वो यहाँ से है। ये पाथ है, तो मेरे पास बैक स्पेस। चलो, इसका नाम हम वही रखेंगे जो अपने हेडर फाइल का रखा था। तो अपने हेडर फाइल का नाम क्या रखा था? माई हेडर रखा था ना। तो लिखेंगे माई हेडर .h स्लैश दोगे एक बार और। स्लैश देख। अब चलो इसको सेव करना है बस। हाँ, स्पेस नहीं, कोई स्पेस नहीं, पाथ में कभी भी स्पेस नहीं। माई हेडर डॉट ओके कर लो। अब माई हेडर ही क्यों नाम लिया हमने? क्योंकि इसी नेम से हमने कॉल किया था दूसरे प्रोग्राम में इसे। हाँ, देखो सेव हुआ। अब हमें अपने पुराने वाले प्रोग्राम में चलना है ना। तो हम कैसे जाएंगे? तो Alt W क्या करेंगे? हाँ, इसमें जाना है तुमको, स्विच करना है ना इस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। तो हम इसमें चलेंगे हम लोग।
कैस्केड पे क्लिक करेंगे। अब हमें इसमें से कौन सा प्रोग्राम पे जाना है? ये वाला नहीं, ये वाला पे भी नहीं जाना है। ऑल्ट W और A, और हमें किस पे जाना है? माई हेडर पे जाना नहीं है, यही ना था अपना। हाँ, अब रन करके देखो, रन हो जाना चाहिए। सर यहाँ एंटर गए ना। हाँ करो, तो इस हुआ तो अब ये भी दिखने लगा, इस पर क्लिक करो विषय वाले ऑप्शन पे। अब देखो, हाँ कोड रन किया। सर ये क्लिक कैसे होगा? क्लिक कैसे? हाँ ये है, हो गया क्लिक। अब मान लो हेडर फाइल वाली फाइल लेके आना है यहाँ पे। हम भी वही दिखा। हाँ चलो ना फिर से करवाएं। ऑल्ट W, अब इसमें कैस्केड वाले ऑप्शन पे जाना है, एंटर कर देना है। अब दोनों ऑप्शन दिख रहा है, मुझे माई हेडर वाला, अभी आउटपुट किसका दिख रहा है? इसका, नो नेम वाले का। मुझे किसको देखना है? माई हेडर को। तो जाओ माई हेडर पे ले जाओ कर्सर, ले गई, बस इस लेफ्ट बटन को क्लिक करो। क्या बात है, अब फिर उसको खोल के दिखाओ तो अच्छा संतुष्ट नहीं होना है अभी। ऑल्ट W आराम से करो। इसे मैं क्या करूँ? अभी कुछ नहीं, इसको ऐसा करो, ज़्यादा नहीं इसको पहले से भी इसको। ठीक है, ऑल्ट W एंटर। हाँ अब क्या बात, बस अब इसको रन करके देख लो। वो सब याद करना है ना, मैं तो इस बार से वो हो जाएगा, इसलिए कि रोज इस काम को करना है। आज पहली बार कर रही है तो लग रहा है बहुत मुश्किल है, कल फिर इस चीज को करना है। ये सब रिकॉर्डेड भी है ना, रिकॉर्ड हो रहा है अभी, इसको एक बार देख लोगी तो। और चलो तुम आर क्यों लिखी है बच्चा? क्योंकि उसने नाम बदल दी थी इसलिए। इसमें जब चेक ही करना है तो सब कुछ सही लिखिए। ये आर ऐसे मत लिखो, बल्कि आर का नाम वहाँ पे क्या रखिए? वहाँ रखिए CLS ना, CLS लिखोगे और सेमीकोलन। अब कोड में आ गया दोनों लोग। एक और मैजिक दिखाता है, CLS और गेट CH का नाम बदल के हम लोग क्या किए थे याद है? गेट CH का नाम बदल करके GC कर दिए थे। अब किसी को दिखेगा, अब जैसे यहाँ कोड चेंज करते हैं हम लोग प्रिया, ये जो क्लियर स्क्रीन है ये तो इस नेम से कॉल हो ही रहा है, लेकिन अब ये किस नेम से कॉल हो सकता है? CLS से भी कॉल हो सकता है। क्यों कॉल हो सकता है? क्योंकि CLS नाम का एक माइक्रो हम बना रखे हैं अपने किस हेडर फाइल के अंदर? माई हेडर के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे CLS बस, और गेट CH के जगह क्या लिख के काम कर सकते हैं हम लोग? GC लिख करके काम कर सकते हैं। रन करके देखो, वो पूरा हटेगा, इवन पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट भी हटेगा। ये भी हाँ तो उसकी क्या जरूरत है? वो तो लिखा हुआ था ही उसके नाम में बस। प्रिंटर। हाँ पर प्रिंटफ के लिए चेंज थोड़ी की हो कि उसको यहाँ बदलोगे तो। तो सर दोनों तुम दो ही ना माइक्रो बनाई थी, एक 3 माइक्रो बनाई थी, एक माइक्रो बनाई थी। बनाया है सर, PM बना था ना, बनाए हैं प्रिंट लाइन के लिए। वो लाइन के लिए। हाँ, सर। रन करो, रन हुआ तो ये कस्टमाइज करना हुआ कि नहीं? हम अपने हिसाब से क्या कर पा रहे हैं? माइक्रो बना करके फंक्शंस को और शॉर्ट नेम दे पा रहे हैं। मेरा तो नहीं हुआ। कहाँ से होगा? नाम तुम अटपटा नहीं डाली है, CLS नाम है, तुम लिख रही हो CSL, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ इसको, CLS करो। हाँ ये हो गया, चलेगा तुम्हारा भी, कुछ नहीं होता। ओके ओके, चलो रन करो। ये और कार ये रन हुआ, कितना आसान ना। तो मैक्रोज वगैरह बना करके हम कितना और अपने प्रोग्राम को शॉर्ट और सिंपल कर सकते हैं, नहीं? तो हम लोग आज मैक्रो भी बनाए और हेडर फाइल भी बनाना सीखे। अपने
कस्टम हेडर फाइल को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? कहीं भी अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हमें अलग अलग हेडर फाइल्स को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो एक नया और प्रोग्राम लिखते हैं, लिखा जाए, ऑल्ट F9 करते हैं। हाँ नया आएगा, ऑल्ट F9 से न्यू प्रोग्राम खुलना चाहिए। आ तो गया है, तो तुम उतना मेहनत काहे कर रही है? सामने न्यू तो जाओ एंटर मारो, हो गया। अब यहाँ इंस्टेड ऑफ importing multiple header file we just have to import a single header file right now। हमें अब 10 अलग अलग हेडर फाइल इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं, एक हेडर फाइल को इंपोर्ट करेंगे जो हमने बनाया है। जो क्या बनाया है? माई हेडर डॉट एच। इंक्लूड करिए, हैश इंक्लूड, वही ना बनाया हम लोग हेडर फाइल, माई हेडर डॉट एच। इंटर वाइड में एंटर, कर्ली ब्रैकेट, पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट, एंटर। और नीचे थोड़ा, हाँ बहुत बढ़िया। अब हमें स्क्रीन क्लियर करने वाला कोड तो लिखना ही है, तो क्या लिखेंगे? CLS सेमीकोलन। अब CLS क्यों लिख पा रहे हैं? टर्बो सी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, सी लैंग्वेज क्या है, हमने बनाया है अपने प्रोजेक्ट में क्या मैक्रो, इसलिए मैं यूज कर पा रहा हूँ CLS को। और नीचे आते हैं एंटर करके, और स्क्रीन को होल्ड करने वाला क्या होता है याद है? GC ना। क्या बनाई है मैक्रो? GC, बस सेमीकोलन। अब बीच में हम क्या करते हैं? हमें एक लाइन प्रिंट करना है। बीच में क्या करना है? हमें एक लाइन प्रिंट करना है। तो एक लाइन प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? याद है? PN। क्या लिख देंगे सिर्फ? PN और सेमीकोलन। और एक लाइन हम फिर चाहते हैं यहाँ भी प्रिंट हो। अब बीच में जो काम करना होगा सो करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर PN। हाँ, अब ये क्या करेगा? 2 लाइन प्रिंट करेगा, बस ना। करके देखें यहाँ तक आउटपुट। यहाँ तक हमने, अभी अगर मैं बोलूँ कि ये CLS क्या है, तो क्या बोलोगी? CLS एक मैक्रो है जो कहाँ डिफाइन है? जो डिफाइन है किस हेडर फाइल के अंदर? माई हेडर डॉट एच के अंदर, करेक्ट। और फिर ये जो यूज की हो PN, ये क्या है? ये भी एक मैक्रो है जो क्या करेगा? एक लाइन को प्रिंट करेगा। ये PN क्या है? वही मैक्रो है जो फिर से एक लाइन को प्रिंट करेगा। अरे GC क्या है? गेट CH के लिए बनाया गया मैक्रो है। रन करके देखो इसका। गलत हो वाइडकास्ट के लिए थोड़ा सा बताएंगे, DIOD तुम्हारा काम किया क्या आता हो गया? ऐसा आ रहा है 2 लाइन अब इस गलती को कैसे सुधारेगी बता। इसका कुछ ऐसा आ रहा है, /m भी लिख कर क्या आ रहा है। तो इसको सुधारने के लिए तुमको जाना पड़ेगा अपने हेडर फाइल। कहाँ जाना होगा? तो हेडर फाइल तक कैसे जाएगी? ऑल्ट W बताए थे ना। और इसमें कैस्केड, और इसमें कहाँ जाएंगे? यहाँ जाओगी। अब देखो यहाँ सुधारना कहाँ पड़ेगा? स्लैश गड़बड़ कर दी है ना, जबकि हम हमेशा बोलते हैं यहाँ वापस इस फाइल में डालने के लिए ऑल्ट W करो, ऑल्ट W, और इसको सेव कर दो जो चेंजेस किए उसको। अच्छा हो तो इसको बंद भी कर सकती है, ऑल्ट W की, और उसका ये बटन दबाओ। हाँ, ये कैस्केड आया। अब इसमें नहीं की,
पहले ऐसे नहीं दिख रही होगी एक पे एक पे, अब दिखने लगा ना। अब इस पर क्लिक करो, माय हेडर डॉट एच। उसके बाद यहाँ पर माय हेडर डॉट एच अब आया, ये नहीं आया मतलब। अब फिर तुमको जाना है अपने प्रोग्राम में। जब कोई बदलाव करना होगा तो यहाँ बदलाव कर लोगी। अब बदलाव करने के बाद फिर क्या करोगी, ऑल्ट एफ और उसके बाद एस। तो कैसे अब तुमको वापस जाना है अपने उस प्रोग्राम पे। कैसे जाएगी मैडम, ऑल्ट डब्ल्यू से विंडोज, उसका ए से कैस्केड कर, ऑल्ट डब्ल्यू आ गया। अब इसमें किस पे जाएगी तुम, प्रोग्राम सर क्या तुम्हारा तो क्लियर है। तो सर सीन 12 कंडीशन सर क्या था, ऑल्ट के साथ इंटर और हाँ क्लिक करो, ये लिखिए ना भी वाला। तो अब कभी भी एक मल्टीपल प्रोग्राम्स खुले हुए हैं तो उसमें से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में अगर मूव करना होगा नहीं ना दिक्कत होगा। अब बच्चा जैसा नहीं फंसेंगे। करनू यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा भी, हो गया। तीनों लोग का। पुराना वाला नहीं खुल रहा है। क्या हो गया बोलो, कुछ नहीं, कैस्केड पे हाँ जाओ इसमें से, हाँ यही तो था। तो डरना नहीं है, 75 खुला हुआ रहेगा चलेगा। हमें मूव ऑन करना आना चाहिए, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना आना चाहिए, दैट्स इट। अब जो दो लाइंस के बीच में मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, दो लाइन के बीच में मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है। सर इसको क्या करेंगे? हाँ मेरा भी ऐसे ही आ गया। पहले तो इसको सेव करेंगे, जब पूछ रहा है तो सेव करते हैं। चलो होगी, फिर से जाएंगे और बोलेंगे। अब देखो ये वाला प्रोग्राम खोलो, एक सेकंड। खुला हुआ है ये। अब इसमें हमें एक मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पे। मैसेज क्या होना चाहिए, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। क्या लिखेंगे इसके लिए, प्रिंट हाँ लिखो तो प्रिंटफ। और यहाँ क्या देंगे, डबल कोट्स के अंदर इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, स्पेस, स्पेस तो पहले स्पेस कोलोन कोलोन, बिठाओ उसको, सेमी कोलन है वो बिठाओ उसी को, हाँ स्पेस दो, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, सेमी कोलन। तो ये क्या किया, ये आपके स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अब मैसेज क्या रहेगा, हाँ एंटर योर नेम। रन करके देखा जाए, क्या करते हैं हम लोग, देखो तो दोनों लाइन के बीच में क्या लिख करके आ रहा है, एंटर योर नेम लिख करके आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं पड़ेगा, नहीं सेव कोई नहीं है ये सभी लोग अरे हुआ कुछ नहीं, क्या कुछ गड़बड़ तो बोलो। नहीं गड़बड़ नहीं है। यहाँ तो बस कुछ नहीं है, और चलो इसको बंद करो काम। अब कोई सही करो, अब रन करो, सही करो, अब रन करो, रन करो, हो गया ना? हाँ? फिर ये करो, रन करो, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, हाँ इंटर योर नेम। सर यहाँ से ले जाओ। प्रॉब्लम पकड़, चलो यहाँ तक सही है। अब ये जो प्रिंटफ हम लोग लिखे हैं वो क्या है, प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है जो स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट कर रहा है।
अब हम चाह रहे हैं कि यूजर से उसका नाम पूछे, नाम गेट करे। तो यूजर से कोई वैल्यू गेट करने के लिए सी लैंग्वेज में कई फंक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा यूज जिस फंक्शन का होता है उसका नाम है scanf। क्या नाम है? scanf। तो क्या लिखते हैं नीचे? इंटरव्यू हाँ, एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग scanf। अब scanf क्या एक फंक्शन है, तो फंक्शन है तो फंक्शन के नाम के जस्ट तुरंत बाद क्या लगेगा? पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। फंक्शन अगर है तो फंक्शन कॉल का ये मतलब है कि फंक्शन जब आप कॉल कर रहे हो तो फंक्शन के नाम के बाद क्या लगेगा? पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। इतना एकदम याद रखना हमेशा के लिए, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो। अब सेमीकोलन तो लगेगा ही। अब जो बातें लिखनी होंगी इसके अंदर क्या लिखना होता है? पैरामीटर। यहाँ जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरामीटर या आर्गुमेंट। तो यहाँ हमें एज आर्गुमेंट क्या पास करना होता है पता है? दो बातें बतानी होती है कंपाइलर को। पहला चीज ये बताना होता है कि यूजर जो वैल्यू डालेगा वो क्या किस टाइप का होगा। टाइप बोले तो उसका डेटा टाइप बताएगा। और दूसरा बताना ये होता है कि यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा कीपैड से वो स्टोर कहाँ करवाइएगा प्रोग्राम में, उसका मेमोरी लोकेशन बताइए। तो मेमोरी लोकेशन पहले तो हमको लिखना होगा कि किस तरह का डेटा। तो इसके लिए डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो डेटा का लिखना नहीं है, नहीं लिखना है %d। क्या लिखना है? हाँ, %d। नहीं, देखो ऐसे लिखना है, %d ऐसे लिखना है। तो ये क्या बता दिया? ये बता रहा है कि विच काइंड ऑफ डेटा would you have to store, किस तरह का डेटा आपको स्टोर करना होगा यह बता रहे हैं। तो आपको %d लिख करके क्या बताया? इंटीजर टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। अगर फ्लोट टाइप का डेटा होता तो %f लिखते, कैरेक्टर डेटा होता तो %c लिखते, इंटीजर है इसलिए %d लिखे हैं। अब कॉमा के बाद यहाँ बताना होता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल in which you have to store the value। उस वेरिएबल का एड्रेस बताओ जहां की आप डेटा को क्या करना चाह रहे हैं। तो एड्रेस बताने के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ। हाँ, लगा दिए। अब उसके बाद एक वेरिएबल लिखते हैं जिसका नाम क्या रख लेते हैं? अच्छा, नाम पूछे हम लोग तब तो यहाँ %d लिखना गड़बड़ है, %s लिखना चाहिए। बिकॉज यूजर से क्या पूछ रहा हूं मैं? उसका नाम पूछ रहा हूं, इसलिए क्या लिखेंगे? %s लिखेंगे। अब नेम नाम का वेरिएबल ऊपर में बना है क्या? नहीं बना है ना, तो वेरिएबल एक बना लेना पड़ेगा आपको। अब वेरिएबल बनाओगी कैसे? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले डेटा टाइप लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैर लिखो, CHAR, कैर। कैर क्या है? एक डेटा टाइप। स्पेस दो। अब यहाँ देना होता है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम तो पहले ही से डिसाइड है, हम लोग यूज किए ना आगे, नेम। तो लिखेंगे नेम। अब बताना होता है कि ये जो नेम है ना इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, कितने, और ये हमें डालना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मान लो नाम कितना भी बड़ा होगा, साउथ इंडियन भी होगा, 100 कैरेक्टर होगा, डाल देते हैं 100 कैरेक्टर। चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। अब हम चाहते ये हैं कि उसको एक वेलकम मैसेज या हेलो का मैसेज दें जो बंदा अपना नाम डाला है। क्या? इस लाइन पे आके क्या करोगे? एंटर। हाँ, जगह बनाओ, एंटर करो। अब स्क्रीन पे कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंट पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, बिकॉज printf इज अ फंक्शन। और जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो अब उसके बाद सेमीकोलन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब printf के ये अंदर में एज अ पैरामीटर क्या पास करेंगे हम? डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे पहले हेलो। अब डबल कोट बंद करने से पहले बच्चा यहाँ थोड़ा स्पेस दे दो।
अब उसके बाद यहाँ पे उसका नाम भी तो आना चाहिए, तो नाम तो डबल कोट्स के अंदर लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर। हेलो अब परसेंटेज, अब परसेंटेज की जगह वैल्यू कहाँ से उठाएगा? नाम से उठाएगा, तो लिख दिए हेलो। अब रन करके देखा जाए, चलो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। नाम पूछा, नाम डालो अपना अपना, एंटर। क्या बात है, क्या लिख करके आया? हेलो प्रिया। और एक और बेहतर चीज देखे, लाइन पहले नहीं आ रहा होगा, जैसे ही आउटपुट आया नीचे से अंडरलाइन भी कर दिया उसने। सही है। तो आज के लिए सी लैंग्वेज में इतना ही रखा जाए, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। डेटाबेस एंटर कर लेते हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट, इसको सेव भी कर लेते हैं। फोटो लो इस, हाँ पहले वीडियो हम पॉज कर देते हैं, तो फोटो और अपलोड भी कर देंगे आज अभी, नहीं तो भूल जाते हैं। कर दिया जाए। नहीं